नमस्कार। चलिए आज एक जासूस बनते हैं, एक टाइम ट्रैवलिंग जासूस। हमारा काम क्या है? हजारों साल पुराने भारत के राज खोलना। अब देखिए, हमारे पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं, लेकिन हमारे पास उससे भी बेहतर कुछ है, प्राचीन ग्रंथ। तो आइए देखते हैं कि इतिहासकार कैसे इन लिखे हुए सुरागों का इस्तेमाल करके गुजरे हुए कल की तस्वीर बनाते हैं। तो सवाल ये है कि हम उन लोगों की आवाज़ें कैसे सुनते हैं जो सदियों पहले गुजर गए। जब हमारे पास उनकी कोई तस्वीर या रिकॉर्डिंग नहीं है, तो हम उनकी जिंदगी, उनके सपनों और उनके डर को कैसे समझ सकते हैं? जवाब दरअसल स्याही और कल्पना में ही छिपा है। जवाब इन प्राचीन ग्रंथों में बंद है। ये सिर्फ पुरानी किताबें नहीं हैं, ये अतीत में झांकने के दरवाजे हैं। धार्मिक मंत्रों से लेकर महाकाव्यों और यहाँ तक कि एक ग्रामर की किताब तक, हर एक में एक सुराग छिपा है। तो चलिए अपने जासूसी चश्मे पहनते हैं और ये पड़ताल शुरू करते हैं। देखिए, हमारी ये जो पड़ताल है, इसे हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम देवताओं की कहानियों में गोता लगाएंगे। फिर हम कुछ अलग नजरियों को भी सुनेंगे। इसके बाद हम कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड जगहों पर सुराग खोजेंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन भारत ने अपनी कहानी खुद लिखनी शुरू की। तो चलिए पवित्र ग्रंथों से शुरू करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ पूजा पाठ की किताबें हैं, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये एक समाज की आत्मा में झांकने वाली खिड़की की तरह है, जो हमें दिखाते हैं कि लोग किस चीज से प्यार करते थे, किससे डरते थे और दुनिया को कैसे देखते थे। वेदों को ही ले लीजिए, जो भारत के सबसे पुराने साहित्य खजानों में से एक है। इनमें से भी अथर्ववेद बहुत दिलचस्प है। ये हमें महलों और मंदिरों से निकालकर सीधा आम लोगों के घरों में ले जाता है। इसमें आपको प्यार पाने के मंत्र मिलेंगे, बीमारियों को दूर करने के टोटके मिलेंगे और यहाँ तक कि घर कैसे बनाना है इसके निर्देश भी मिलेंगे। ये रोजमर्रा की जिंदगी की एक बिल्कुल कच्ची और असली तस्वीर है। 18। बस ये नंबर याद रखिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये प्राचीन भारत के इतिहास की गुत्थी सुलझाने की एक चाबी है। ये चाबी है 18 प्रमुख पुराणों में। हाँ, इन महाकाव्यों में मिथक और किंवदंतियां तो हैं, लेकिन साथ ही वे एक बहुत जरूरी ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी संभाल कर रखते हैं, राजाओं की पूरी वंशावली। इन फैमिली ट्रीज को स्टडी करके इतिहासकार अलग अलग राजवंशों का एक टाइमलाइन बना पाते हैं। एक तरह से ये भारत की पहली इतिहास की किताबें थी। लेकिन इसमें एक पेंच है, सारे पुराण एक जैसे भरोसेमंद नहीं है। इतिहासकारों के लिए मत्स्य पुराण किसी सोने की खान से कम नहीं है। इसे सबसे पुराना और सबसे सटीक माना जाता है, जो इसे प्राचीन राजवंशों को समझने के लिए एक बेशकीमती जरिया बनाता है। ये बिल्कुल किसी जासूसी के काम जैसा है, सुरागों को जोड़ना। इतिहासकार खास पुराणों को खास राजवंशों से जोड़ते हैं। जैसे विष्णु पुराण से मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है, मत्स्य पुराण हमें सातवाहनों के बारे में बताता है और वायु पुराण से गुप्त काल पर रोशनी पड़ती है। हर टुकड़ा इस पहेली को पूरा करने में मदद करता है। लेकिन रुकिए, कहानी का सिर्फ एक ही पहलू तो नहीं हो सकता, है ना? मुख्यधारा के ब्राह्मणवादी ग्रंथों के अलावा और भी नजरिए मौजूद थे। बौद्ध और जैन लेखकों ने भी अपनी कहानियां लिखीं, जो हमें उस समय के समाज की एक ज्यादा गहरी और पूरी तस्वीर देती हैं। मिसाल के तौर पर जातक कथाओं को लीजिए, जो बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। ऊपर से तो ये नैतिक कहानियां लगती हैं, लेकिन इनकी परतों में व्यापारियों, कारीगरों और किसानों की जिंदगी की झलकियां छुपी हैं। इसी तरह बौद्ध और जैन ग्रंथ हमें उस दौर की दार्शनिक बहसों और सामाजिक तनावों के बारे में बताते हैं, जो हमें मुख्य धारा से हटकर सोचने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्रोतों की जिनके बारे में शायद ही कोई सोचता होगा। इतिहास कभी कभी सबसे अप्रत्याशित जगहों पर छिपा होता है। भला कौन सोच सकता था कि ग्रामर के नियम हमें एक प्राचीन राजनीतिक माहौल के बारे में बता सकते हैं। पाणिनि का इरादा तो सिर्फ संस्कृत व्याकरण के नियम लिखना था, लेकिन अपनी महान रचना अष्टाध्यायी में उन्होंने अनजाने में इससे कई ज्यादा कर दिया। भाषा के नियमों को समझाने के लिए जो उदाहरण उन्होंने दिए, उनमें उन्होंने अपने समय के लोगों, जगहों और राजनीतिक ढांचों का जिक्र किया, जिससे हमें मौर्य काल से पहले के भारत की एक अनमोल झलक मिल गई। और फिर आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, शायद प्राचीन दुनिया में राजकाज पर लिखी गई सबसे डिटेल्ड किताब। ये एक राजा के लिए गाइड बुक है, जिसमें शासन, अर्थव्यवस्था, कानून और सैन्य रणनीति हर पहलू को शामिल किया गया है।
क्या कोई जानना चाहता है कि एक प्राचीन साम्राज्य में जासूसों का नेटवर्क कैसे चलता था या टैक्स कैसे वसूला जाता था? जवाब यहाँ है। इसका स्ट्रक्चर ही इसकी गहराई बता देता है। 15 किताबें, 180 अध्याय, मतलब ये मौर्य साम्राज्य की मशीनरी का एक अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड ब्लूप्रिंट है। और आखिर में हम उन ग्रंथों पर आते हैं जो आज के इतिहास की तरह लगते हैं और उन लोगों के लिखे खातों पर जो बाहर से भारत को देख रहे थे। 12वीं सदी में कल्हण नाम के एक कश्मीरी विद्वान ने कुछ ऐसा किया जो उस समय के लिए क्रांतिकारी था। उन्होंने लिखी राजतरंगिणी यानी राजाओं की नदी। ये सिर्फ किंवदंतियों का संग्रह नहीं था, ये भारत में इतिहास लिखने का पहला वास्तविक प्रयास था, जैसा कि हम आज जानते हैं, जिसमें स्रोतों की आलोचनात्मक जांच और एक सही टाइमलाइन बनाने की कोशिश की गई थी। अब इसकी तुलना इतिहास के पिता हेरोडोटस के काम से कीजिए। कल्हण एक इनसाइडर थे जो अपनी ही जमीन के इतिहास को सावधानी से लिख रहे थे। वहीं हेरोडोटस जब भारत के बारे में लिख रहे थे तो वो एक आउटसाइडर थे जो अक्सर व्यापारियों और यात्रियों से सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि एक सही है और दूसरा गलत, इसका मतलब बस ये है कि एक इतिहासकार के तौर पर हमें हर स्रोत से अलग अलग तरह के सवाल पूछने पड़ते हैं। तो आखिर में हम क्या समझे? हम ये सीखते हैं कि अतीत की कोई एक कहानी नहीं है। ये एक विशाल जटिल मोज़ैक की तरह है, जिसका हर टुकड़ा एक अलग स्रोत से आता है। एक पुजारी का भजन, एक दार्शनिक का तर्क, एक व्याकरण के विद्वान का नियम या किसी यात्री की कहानी। इतिहासकार का काम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर ले आता है। आज से 2000 साल बाद इतिहासकार हमारी 21वीं सदी को समझने के लिए किन ग्रंथों का इस्तेमाल करेंगे? क्या वे हमारे ट्वीट्स होंगे, हमारे विकिपीडिया एडिट्स या फिर हमारे ईमेल के आर्काइव्स? हमारी दुनिया की कौन सी कहानियां बचेंगी और वे हमारे बारे में क्या कहेंगी? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?